मैं बंटी। उस शाम मैं और राजू भैया अपने ठेके पर बैठकर बातें कर रहे थे। पता नहीं क्या हो रहा है आजकल, मेरे तो समझ के बाहर है ये सब। हाँ भैया, पिछले ही महीने 4 लोग गायब हो गए, वो भी अपने ही घर से। मैं बता रहा हूँ बंटी, गांव में कुछ तो अजीब हो रहा है। हम दोनों बातें ही कर रहे थे कि तभी चिंटू भागा भागा हमारी दुकान में आया। राजू भैया, राजू भैया। अरे चिंटू, क्या हुआ? हाफ क्यों रहा है? दारू चाहिए क्या? नहीं भैया, वो घर पापा हाथ वो क्या बोल रहा है तू? भैया, वो पापा पापा। अरे क्या हो गया? साफ साफ बता, क्या हो गया पापा को? आप कुछ करो ना भैया। तू शांत हो जा और मेरे साथ चल। उसके बाद राजू भैया चिंटू को स्टोर रूम में लेकर चले गए और मैं वहाँ बैठा बैठा ये सोचने लगा कि आखिर चिंटू इतना डरा हुआ क्यों था और भला राजू भैया उससे अकेले में क्या बात कर रहे थे। लगभग 10 मिनट बाद वो दोनों स्टोर रूम से वापस आ गए। स्टोर रूम से लौटने पर भैया परेशान दिखे तो मैंने उनसे कहा, क्या हुआ राजू भैया, आप परेशान दिख रहे हो? परेशानी की वजह ये है, गौर से देख इस नोट को। ये क्या है? ये पेड़ जैसा हरा हरा क्या उगा हुआ है इस पे? पागल हो गया क्या? इस नोट को गलती से भी हाथ मत लगाना। अगर इस बच्चे की बात में 1% भी सच्चाई है तो बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। चिंटू, मैं इस नोट को यहाँ काउंटर पर रख रहा हूँ, इसे छूना मत, और जब तक हम लोग लौट के ना आ जाएं, दुकान में ही रहना। जी भैया। ऐसा क्या हो गया है भैया, सब ठीक है ना? सब समझाता हूँ, पर अभी में चलना होगा। उसके बाद भैया ने ड्रॉवर से एक बंदूक निकाली और अपनी जेब में डाल ली। बंदूक? भैया बंदूक क्यों? तू चल, मैं तेरे को सब समझाता हूँ। तो उसके बाद हम दोनों चिंटू के घर पहुंच गए। घर देखने में काफ़ी अजीब सा था और दीवारों पर इतनी काई जमी थी कि मानो वो घर अरसों से खाली पड़ा हो। घर को इस हालत में देख के मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था, तो मैंने भैया से बोला, भैया ये चिंटू के घर की हालत ऐसी क्यों है और हम यहाँ क्यों आए हैं? मैं तुझे पूरी बात बता तो दूंगा, पर उसके बाद तुझे भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी। कौन सी बात? वो मैं तुझे बाद में बताऊंगा, पर पहले वादा कर कि तू मेरी बात मानेगा। ठीक है भैया, मानूंगा। तो सुन, तुझे पता है ना, चिंटू का बाप पहले खुद दारू लेने आता था। हाँ। पर 3 महीने से उसने दुकान आना बंद कर दिया और अपने बेटे को दारू लेने भेजने लगा। हाँ। तो चिंटू जब दुकान में आया तो उसने मुझे बीते 3 महीनों की पूरी कहानी सुनाई। उसने कहा पिछले 3 महीनों से उसे अक्सर स्कूल से घर लौटने में देरी हो जाया करती थी, क्योंकि वो स्कूल के बाद अपनी ट्यूशन क्लास करते हुए घर आता था। पर हर शाम उसे वैसा ही नजारा देखने को मिलता था। उसके घर में कभी कोई लाइट जली नहीं होती थी और उसका बाप कंबल में लिपट कर टीवी देखता रहता था। अगर कभी चिंटू लाइट ऑन करने की बात करता तो उसका बाप उस पर चिल्लाने लगता था। नहीं, लाइट नहीं चलानी, बिल्कुल नहीं। और हाँ, वो टेबल पे पैसे पड़े हैं, जा और मेरे लिए दारू लेके आ, जा। तो चिंटू हर रोज अपने बाप के लिए दारू लाता था और उसका बाप बस दारू पीते पीते टीवी देखता रहता। कुछ दिन तो ऐसा ही चलता रहा, पर धीरे धीरे चिंटू को अपने घर में कुछ बदलाव दिखने लगे। कमरे में पहले के मुताबिक और भी कम रोशनी आने लगी थी। गौर से देखने पर पता चला कि उसके बाप ने सारी खिड़कियों और रोशनदानों में काला कपड़ा लगा दिया था ताकि कमरे में रोशनी ना आए, मानो उसके बाप को रोशनी से चिढ़ हो गई हो। चिंटू ये सब समझ तो नहीं पा रहा था, पर उसे ये बातें अजीब जरूर लगने लगी थी। पर आज जो हुआ उससे चिंटू को पूरी तरह समझ आ गया कि उसके बाप के साथ कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है। आज क्या हुआ? ट्यूशन कैंसिल होने के कारण आज चिंटू जल्दी घर चला आया। घर पहुंचने पर उसे घर में वैसा ही अंधेरा दिखा, पर आज बाप टीवी नहीं देख रहा था। तो उसने सोचा लाइट जलाकर कमरे में पढ़ाई कर ले। पर जैसे ही चिंटू ने कमरे की लाइट जलाई, उसका बाप झल्ला कर चिंटू से लाइट बंद करने की जिद करने लगा। लाइट बंद कर लाइट। पर जब उसने अपने हाथ कंबल से बाहर निकाले तो चिंटू ने कुछ ऐसा देखा जिसने उसके होश उड़ा दिए। उसका पूरा हाथ मानो एक पेड़ की टहनी की तरह था जिस पर कई दिनों से काई जमी हो। पापा, बोला ना लाइट ऑफ कर, वरना अगर एक बार मैंने तुझे
छू दिया तो तू भी जिंदगी भर के लिए मेरे जैसा हो जाएगा। उसके बाद चिंटू ने घबराकर कमरे की लाइट ऑफ कर दी। तभी उसके बाप ने कहा, टेबल पे पैसे पड़े हैं, जा दारू लेकर आ। चिंटू को अब भी समझ नहीं आ रहा था कि उसने आखिर देखा क्या था, पर तभी उसे एक और झटका लगा। जैसे उसने नोट की तरफ नजरें घुमाई, उसका शरीर ठंडा पड़ गया, क्योंकि उस नोट पर भी अब पेड़ पौधे उगने लगे थे, मानो वो काई उसके पूरे घर में फैल रही हो। तो बस इसी के बाद वो भागा भागा हमारी दुकान पर आ गया। भैया ये चिंटू के बाप को हुआ क्या है? पता नहीं, देखना पड़ेगा, पर उससे पहले मेरी बात ध्यान से सुन। हाँ। जैसे ही हम ऊपर जाएंगे और दरवाजा खोलेगा, अगर तुझे अंदर कुछ भी ऐसा दिखे जो इंसानों जैसा ना हो तो फौरन दुकान भाग जाना। अरे भैया पर यह समय बहस करने का नहीं है बंटी, जितना कह रहा हूँ उतना मान। अरे भैया पर आपको कुछ हो गया तो? अरे इसलिए तो तुझे भागने को बोल रहा हूँ, कम से कम तू लोगों को तो इस बारे में बता पाएगा। पर भैया बंटी बस, बहुत बातें हो गई, अब हमें चलना चाहिए। उसके बाद हम दोनों सीढ़ियां चढ़कर घर के दरवाजे तक पहुंच गए। जहां भैया ने बंदूक अपने हाथों में रख ली थी, वहीं डर के मारे मेरी जान निकली जा रही थी। तभी भैया ने आवाज लगानी शुरू की, मनोज, है मनोज। पर अंदर से कोई आवाज नहीं आई। तो भैया ने दोबारा आवाज लगाई, मनोज। ए, कौन है बे? मैं राजू। तू क्यों आया है यहाँ? और वो चिंटू कहाँ है? वो उसे कुछ काम आ गया था तो मैं लेके आ गया तेरी दारू। हाँ हाँ ठीक है, यहाँ पे टेबल पे रख के चला जा। पैसे मिल गए ना? हाँ पैसे तो मिल गए, पर मैं अंदर नहीं आ सकता। एक काम कर, तू बाहर आके ले ले। मैं कोई बार बार नहीं आ रहा, तेरे को अंदर रखना है तो रख दे आके, नहीं तो जा। नहीं नहीं, ऐसे कैसे वापस चला जाऊं? तूने पैसे दिए हैं, ले ले अपनी दारू। ठीक है, आता हूँ। उसके बाद मैं और राजू भैया उसके आने का इंतजार करने लगे। उसके कदमों की आहट धीरे धीरे दरवाजे के करीब आ रही थी, और दरवाज़ा खुलते ही जो मैंने देखा उसने मेरे होश उड़ा दिए, और मैं बिना कुछ सोचे समझे वहाँ से भाग निकला। कुछ दूर भागने के बाद जब मैं रुका तो मुझे दोबारा वही नज़ारा याद आ गया जो मैंने दरवाजे के खुलने पर देखा था। हमारे सामने जो भी खड़ा था वो मनोज तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि उसका पूरा शरीर मानो किसी पेड़ की तरह था। एक ऐसा पेड़ जिस पर कई सालों से काई जमी हुई हो। पर इससे भी खौफनाक उसका सर था। उसका सर पूरी तरह से हरा हो चुका था और आंखें काली, और तो और उसकी गर्दन से एक और सर भी बाहर आ रहा था, मानो उसके शरीर का हर हिस्सा पेड़ की तरह बढ़ रहा हो। मैं ये सब याद ही कर रहा था कि मुझे गोलियों की आवाज़ सुनाई पड़ी। उन गोलियों की आवाज़ सुनते ही मैं भागकर दुकान चला आया और खुद को दुकान के अंदर छुपा लिया। तभी चिंटू बोला, भैया क्या हुआ? आप ऐसे हाफ क्यों रहे हो? और वो राजू भैया कहाँ है? भैया क्या हुआ? पापा कहाँ है? और राजू भैया वो कहाँ है? आते होंगे, तू यहीं बैठा रहे। पर वो आपके साथ क्यों नहीं आए? बस चुप करके बैठा रहे। मैं चिंटू को समझा ही रहा था कि तभी कोई दुकान का दरवाजा खटखटाने लगा। भैया, राजू भैया हैं क्या? दरवाजा खोले। चुप चुप। खटखटाने की आवाज लगातार आ रही थी, पर मैं चिंटू को चुप करवाकर बैठा हुआ था, क्योंकि मैं अभी भी ये नहीं जानता था कि दरवाजे पर राजू भैया थे या फिर वो मनोज। तभी अरे चिंटू, तू अंदर ही है ना? ला, मेरी दारू दे दे।